हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इकाई 5 व्यवसायिक सांख्यिकी तथा शोध विधि। और उसका हम लोग पहला टॉपिक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारे जो यूजीसी नेट, गेट और सीएसआईआर नेट के बैचेस हैं, ये जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और ये इन पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बैचेस हैं भोपाल के लिए, रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन आप हमारे ऐप के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। हम लोग अपना आज क्या क्या करेंगे वो पहले बता दें। हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करेंगे, बेसिक चीजें, और जो इस बार क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। और वन बाय वन हम लोग इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कॉमर्स वालों के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए और मैनेजमेंट वाले के लिए, तीनों के लिए ही ये जो है टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एमबीए। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ क्या है? यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, ये है क्या, पहले हम लोग ये समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे क्या क्या केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। ठीक है, तो यहाँ आप क्या क्या देखते हैं? यहाँ हम लोग देखते हैं माध्य। ठीक है, जिसे आप एवरेज या मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल वाला है। दूसरा जो यहाँ देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे मीडियन, मध्यिका। आपको हिंदी में याद रखना है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए कभी कभी नाम आपको अलग मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको मीडियन ही मिलेगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मोड, बहुलक। कहीं कहीं इसे भू स्टक के नाम से भी लिखा मिल जाएगा आपको, भू स्टक। ठीक है ना, यह है ये भू स्टक। एक मिनट ऐसे ठीक करो। ठीक है, अब तीनों का ना, ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए, केंद्रीय प्रवृत्ति को नापने के लिए, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। कब किसको अप्लाई करेंगे थोड़ा मोड़ा हम लोग को आइडिया होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आपको कुछ पता नहीं हो, तो ये जो है ना माध्य, ये भी मेनली तीन तरह का होता है, थोड़ा हम लोग यहाँ देख ले। ये होता है समांतर माध्य, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आपको पूछे जाएंगे। समांतर माध्य, जिसे आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना, ये कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। कभी कभी इसे आप हिंदी में योगात्मक माध्य भी बोला जाता है, योगात्मक। जैसे हमारे क्वेश्चन में इस बार आया था तो योगात्मक लिखा हुआ था। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य। ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। और तीसरा जो प्रकार है ये हमारा हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये जो तीनों है यहाँ पे, इन तीनों का अपना अलग अलग काम है। कब किसको अप्लाई करेंगे? सबसे ज्यादा आपका ये समांतर माध्य यूज होगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग मोटा मोटी देखें ये लोग करता क्या है। तो
ये जो माध्य है एवरेज, ये जनरली औसत निकालने के लिए है, औसत मान। ये मीडियन जो है ना, मध्यिका, ये बीच का मान निकालने के लिए, जब ये निकलेगा जो भी सीरीज में, तो ये बीच का वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे आप सड़क पे देखे होंगे लिखा रहेगा गैप इन मीडियन, आप इस बात से आप ध्यान दीजिएगा, किसी सड़क से जा रहे होंगे तो आप देखिएगा साइन में लिखा हो गैप इन मीडियन, मतलब बीच में आप थोड़ा सा गैप रखें, ठीक है ना। तो मीडियन मतलब मध्यिका, मतलब है एकदम बिल्कुल आधा इधर और आधा इधर, बराबर बराबर हिस्सों में जो बांट दें, मीडियन वैल्यू है। नाउ भूइष्ठक या बहुलक या मोड क्या है? ये सबसे अधिक आवृत्ति वाला, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला जो वैल्यू है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला, उसको आप बोलते हैं मोड, ठीक है। तो क्या बताता है? ये आवृत्ति बताता है सबसे ज्यादा वैल्यू, ये क्या बताता है? बीच का वैल्यू, और ये क्या बताता है? औसत वैल्यू। तीनों का काम समझ में आ गया। तो पहले इतना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर आप बिना समझे हुए आगे बढ़ेंगे तो आप गुम होकर रह जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं, हमारा फोकस जो होगा वो अभी समांतर माध्य माध्य के ऊपर होगा, ठीक है। तो माध्य क्या है हमारा? तो एक चीज देखते हैं, माध्य में पहला है समांतर माध्य, ये औसत निकालता है। समांतर माध्य को आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। तो समांतर माध्य हम लोग सभी जानते हैं, जैसे जैसे देखिए, एक विद्यार्थी है, ठीक है ना, और वो किन्हीं 5 सब्जेक्ट में परीक्षा दिए हुए हैं। गणित में, हिंदी में, अंग्रेजी में, भौतिकी में और जीव विज्ञान में, ये हमने मान लिया, ठीक है। 100 नंबर की परीक्षा है, उसने गणित में लाया नंबर मान लीजिए 60 नंबर 100 में, हिंदी में लाया 80, अंग्रेजी में लाया 70, भौतिकी में लाया इसने 80 और जीव विज्ञान में लाया 60 नंबर। अब अगर आपको बोला जाए इसका समांतर माध्य निकालिए, तो ये बहुत आसान है। आप इन सबको जोड़ेंगे, 60 प्लस 80 जोड़ 70 जोड़ 80 जोड़ 60, ठीक है ना। इन सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 है और इसको 5 से भाग देंगे, कितना आया? 6 8 14 7 21 8 29 30 5 35, ये आ गया 350/5। अब काटेंगे तो 5 7 35 शून्य, तो इसका औसत कितना आया? 70। यही है आपका समांतर माध्य। तो आप याद कीजिए, ये तो हम लोग हमेशा से ही निकालते आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें नया है तो थोड़ा मोड़ा आपको सिंबल्स को सीखना है। तो पहला सिंबल जो आप सीख लेंगे, जो आपको काम आएगा, वो है आपको, इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है ना। पहला जो सिंबल आप देखिए जो हम काम आ रहा है वो है समेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? समेशन। कहीं कहीं इसको सिग्मा भी बोला जाता है, हिंदी में भी सिग्मा ही बोला जाएगा, वो ऐसा लिखा है सिग्मा, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब होता है योग, योग मतलब सबको जोड़ना। तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कुछ नंबर, 1 2 3, और ये जो है ना, पहले छोटा ही वैल्यू ले ले, 6 तक लिखा हुआ है। तो अगर 6 तक लिखना हो ऐसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो हम तो लिख सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। और जोड़ेंगे तो कितना? 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, 18 2 20 और 1 21, 21 आया, ठीक है। जोड़ने पे कितना आया? 21 आया। लेकिन इन 6 वैल्यू को हमें लिखना पड़ा, और लिखने में हमको टाइम भी लगता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें दिखाना था 1 से लेके 2 और ये 10 तक, तो पूरा लिखते तो टाइम लगता। तो और मान लीजिए हमें दिखाना है 100 तक, 1 से लेके 2 तक, फिर इन जनरल आपको दिखाना रहे 1 2 से लेके n तक, यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, 100 1000 10,000 1 लाख। तब इसे आप कैसे लिखेंगे?
तो इसे लिखने के लिए हम लोग जो लेटर यूज करते हैं वह है सिग्मा। ठीक है, आप यहाँ सिंपली लिख देंगे आई, मान लीजिए यहाँ एन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, पहले एक मिनट, एन शुरू में लिखेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा। एक चीज हम बता दें, पहले आप सिंपल से देखिए। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है सिग्मा, और ये लिखा हुआ है एक्स आई, और यहाँ लिखा जाता है आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। ठीक है, इसका मतलब इसे आप लिखेंगे x1, पहले आई की वैल्यू 1, x2, x3, और सब जुड़ता जाएगा प्लस प्लस, और फाइनली कहाँ पे जाकर रुकेगा, x10 प्लस। ठीक है, x10 तक। जैसे यहाँ x नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4, तो इसे कैसे लिखते हैं, समेशन आई लिख देते हैं यहाँ पे। आई का मान जो है 1 से शुरू होता और 10 तक जाता। अभी इतना लिखने का मतलब है कि आप लिखना चाह रहे हैं ये चीज 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया ना, ये आपको मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में काफी मिलेगा आपको। जैसे हम लिख रहे हैं 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ लिखेंगे आई का मान 1 से शुरू हो रहा है और ऊपर 100 तक। क्लियर। ये तीसरा जो है n तक, तो हम ऐसे लिखेंगे आई आई इक्वल टू 1, और कहाँ तक गया है, n तक। और जब ये अंडरस्टूड हो कि हम n तक जा रहे हैं, उस समय आप इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं। मतलब ये शॉर्टकट तरीका है जो मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, समेशन आई, इसका मतलब है आई का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक। ठीक है, तो इसे आप लिखना समझ लें कैसे लिखें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस अपने समांतर माध्य पे। तो समांतर माध्य क्या बोलता है, अभी हमने फॉर्मूला से देखा। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये होता है, अगर इसे फॉर्मूला से डिफाइन करें तो फॉर्मूला है समांतर माध्य का। आप इसे दिखाएंगे एक्स के बार के रूप से, और भी कई तरीके होते हैं दिखाने से, आप एवरेज मान ले, ए मान ले, कुछ भी मान ले, वो चलेगा। x1 प्लस x2 प्लस कहाँ तक वैल्यू लेंगे हम लोग, n तक लेंगे, xn बटे कितने से भाग देंगे, n से। वहां 5 था ना, 5 सब्जेक्ट में। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई का मान 1 से लेके n तक। ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, n। अच्छा, अब चाहे तो आप इसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, हमने अभी देखा था, अगर n तक वैल्यू जाता हो तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, समेशन एक्स अपॉन n। तो ये तीनों जो है ना, एक ही चीज लिखा हुआ है। और आई जो है यहाँ एक सूचक है जो क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 n तक का मान धारण कर सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, समांतर माध्य का। तो अगर हम लिखना चाहें समांतर माध्य को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखेंगे समांतर माध्य को, आप लिख लीजिए काम आएगा नोट्स बनाने में। समांतर माध्य को सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को उनकी कुल संख्या से, उनकी कुल संख्या से विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, परिभाषित किया जाता है।
ठीक है, क्लियर। वही हमने किया है, समांतर माध्य को सभी प्रेक्षणों के मूल्यों, सभी प्रेक्षण का मूल्यों का योग हो गया और नीचे उनकी संख्या। तो ये समांतर माध्य हो गया जो हमने देखा, एक एग्जाम्पल से भी देख लिया। अब इसके अलावा जो है वो अगला है जियोमेट्रिक मीन। अगला क्या है हमारा, वह जियोमेट्रिक मीन, जिसे आप बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है, कहीं कहीं इसको ज्यामितीय माध्य भी बोला रहेगा। तो नेट के क्वेश्चन ना हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं। ठीक है, ज्यामितीय माध्य है। तो अगर आपको हिंदी वाले में कहीं डाउट हो रहा हो तो इंग्लिश वाला देख लें, और इंग्लिश में बोलेंगे जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, माफ कीजिएगा हैंडराइटिंग के लिए, थोड़ा अभी अच्छा नहीं बनता। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मैं बोल भी दे रहा हूँ चीजों को। ठीक है, और समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप रट के कभी इसमें मार्क्स नहीं ला सकते, और ये आपको आगे चल के भी काम आएगा आपके रिसर्च में, आप जब जीआरएफ निकालते हैं तो। अदरवाइज क्या होगा ना, आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में अगर ये सब चीजें क्लियर ना हो तो। अब देखिए, ये पहले हम इसे लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। यह किसी श्रेणी के, किसी श्रेणी के सभी n पदों के, सभी n पदों के गुणनफल का, गुणनफल का nवां मूल होता है। मूल होता है। ठीक है, अब ये समझने में पता नहीं क्या लिख दिया हम, तो फिर हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से, किसी श्रेणी के सभी n पदों के गुणनफल का nवां मूल होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है n, इनका आप निकालिए गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन। क्या बोला हुआ है, n पदों के गुणनफल का nवां मूल होता है। तो दो यहाँ है ना, एक दो, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो आप क्या करेंगे, इनके गुणनफल का, तो 4 गुना 4 गुना 9, और क्योंकि 2 है ना तो 2 का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट लग गया। अब यहाँ 2 लगाए ना लगाए, बात एक ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6, तो 4 और 9 का जो ज्यामितीय माध्य है ये हो जाएगा 6। लेकिन अगर 3 दिया रहता नंबर मान लीजिए, ठीक है ना, ये कितना आसान है, आप समझ गए होंगे। मान लीजिए नंबर दिया रहता 5, 6 और सपोज 30, और बोला जाता कि इनका आप जीएम निकालें, जियोमेट्रिक में शॉर्ट में, इनका आप ज्यामितीय माध्य निकालें। तो आप क्या करते, 5 गुना 6 गुना 30 लिखते, लेकिन इस बार इसका क्या निकालते, इसका क्यूबिक रूट निकालते, क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं हैं, 1 2 3। यहाँ स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं थी। ठीक है, अब इसे 30 गुना 30, ये 900 आ जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर लिया है कि फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट ना है, और स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, इसका 3 का, इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी देगा ना तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा जिसका वैल्यू आप एग्जाम हॉल में ना निकाल पाए, वो कुछ ऐसा देगा जो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको समझ में आया नहीं कैसे हम लोग कर रहे हैं। 3 वैल्यू है तो इस बार हम इसका 3 क्यूबिक रूट निकालेंगे। मान लीजिए 4 वैल्यू थी, 4 5 6 8। मैं इसका वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई आप चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8। इस बार क्या करेंगे, हम इसका रूट तो लिखेंगे लेकिन किससे, इसका चौथवा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, n पदों के गुणनफल का nवां मूल होता है। क्लियर, तो आपको ये निकालना भी आ गया। ठीक है, नाउ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला ऐसे हो, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू n, कि n का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप लिखेंगे x1
गुणा x2 गुणा x3 गुणा, और ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, ये चला जाएगा xn तक। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा, इसको फर्दर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए। आपको एक चीज जानना पड़ेगा यहाँ, लॉग, लोगारिथम। ठीक है, तो लॉग में एक फार्मूला होता है, अगर a का पावर n है तो n पहले आ जाता है, n log a, ऐसा हो जाता है। दूसरा है, अगर log जो है a गुणा b है तो ये हो जाता है log a प्लस log b। ठीक है, आप जानते हैं लॉगरिथम क्या करता है, भाग को घटाव में और गुना को जोड़ में बदल देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे ऐसे लिखेंगे, gm इक्वल टू x1 गुणा x2 गुणा x3 कहाँ तक, xn तक। ठीक है, और इसका क्योंकि nth क्यूब रूट निकालना था, आप यहाँ लिख देंगे 1/n, ये बराबर ही है। ठीक है ना, आप इसको 1/n लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, अगर लॉग लेंगे तो इधर आएगा, इधर भी लॉग आ जाएगा, लॉग gm, ठीक है, इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो 1/n पहले आ जाएगा, और ये आ जाएगा x1 गुणा, हाँ, बीच में लॉग होगा, log x1 गुणा x2, और करते करते xn तक। यहाँ तो 1/n ही रहेगा, लेकिन ये गुणा है तो इस बार ये फॉर्मूला लगेगा, और ये गुणा जो है ये जोड़ में बदल जाएगा, log x1 प्लस log x2, करते करते log xn। ठीक है ना, और यहाँ आप लिखेंगे log g। क्लियर है? अब आप चाहे इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक जरूरत हो वहीं तक आप करेंगे। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ log gm है ना, तो अगर आप gm फॉर जियोमेट्रिक मीन, log को इधर लाएंगे तो ये बदल जाएगा नीचे, तो ये बदल जाएगा एंटी लॉग में। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने समेशन के फॉर्म में देखा था, log x1 से स्टार्ट हो रहा है और xn तक जा रहा है, तो लिख सकते हैं ना इसे log x समेशन अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा n, ये n कहाँ से आया, इधर वाला है। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ज्योमेट्रिक मीन का। अब देखिए, घबराना नहीं है इससे, ठीक है ना, आधे स्टूडेंट तो बीच में ही छोड़ देंगे, लेकिन आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा एंटी लॉ का फॉर्मूला हो गया। जो आपको क्वेश्चन देगा वो आसान देगा, वो इतना बड़ा नहीं देगा कि एग्जाम हॉल में आप कैलकुलेशन ना कर पाए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता नेट की परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 नंबर के लिए अगर आप लिखें ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 2 नंबर के लिए g इक्वल टू रूट अंडर ए पी। ठीक है, 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन जो था, सिंपली क्या करते हैं, 2 नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन अगर लिखते हैं तो आप लिखते 2 नंबर, आप मान लीजिए ए और बी, ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, नंबर क्या है, ए है, दूसरा बी है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के लिए है, और ये जनरल फॉर्मूला है एन के लिए। अब देखिए यहाँ दो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ ना नेट में, वो 2 वाले के लिए ही है। अब एक रह गया, और वो है हार्मोनिक मीन।
तो हार्मोनिक मीन को थोड़ा देखते हैं अभी। हार्मोनिक मीन को हम लोग बोलते हैं हरात्मक माध्य। क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य। हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये हो गया हमारा हरात्मक माध्य। ये हरात्मक माध्य। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखें। यदि यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रमों, मतलब व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल व्युत्क्रमों की के योग से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो जो भजनफल प्राप्त होता है या भागफल प्राप्त होता है, उसे ही श्रेणी का हरात्मक माध्य कहते हैं। उसे ही उस श्रेणी का हरात्मक माध्य, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ HM कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, नाउ यहाँ एक आप चीज देख लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे 8 दिया हुआ है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8। 10 दिया हुआ है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/10। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला भी आसान है। ये दिखने में भारी दिख रहा है, उतना भारी है नहीं ये कुछ ऐसा कुछ। फॉर्मूला हो जाएगा, आप लिखिएगा HM हार्मोनिक मीन के लिए हरात्मक माध्य इक्वल टू, ऊपर हो गई कितनी संख्या है और नीचे उनका सब क्या हो गया 1/x1 बटे 1/x2, उनका व्युत्क्रम और उनका जोड़। ठीक है ना, कहाँ तक जाएगा n तक। क्लियर। इसे अब शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, HM इक्वल टू ऊपर तो रह गया n और नीचे क्या हो जाएगा समेशन। आप समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 1/x1 1/x2 1/x3 ऐसा करके बढ़ता गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/x। क्लियर। तो ये हमारा हार्मोनिक मील का फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, ये जो है हार्मोनिक मील का फॉर्मूला बन गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हार्मोनिक मील का कैसे। एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको बोला गया है कि 4 है, 5 है, 6 है और मान लीजिए 10, इनका आप हरात्मक माध्य निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए संख्याएं कितनी हैं 4 है, तो ऊपर लिख देंगे यहाँ 4, क्योंकि इनकी वैल्यू होगी 4। नीचे क्या हो जाएगा, उनका व्युत्क्रम 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10। ठीक है ना। अब इन सब का अगर आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4 5 6 और 10। मान लीजिए हम लोग पहले 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से 2 1 2, 5 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया। फिर 3 से करते हैं, गया बचा 5 5। ठीक है, लघुत्तम आएगा 60। अब यहाँ 4 से 15, 15 चौके 60, 5 से 12 तो 12, 6 दहा ये 60 तो ऊपर आ गया 10, और ये आ गया 10 छक 60 तो 6, ऊपर क्या है 4 है। ये बड़ा वाला पटा है, ध्यान रखिए।
इसका क्या मान आएगा, 4/15, 12, 27, 10, 37 और 6, 41, 41/7। ठीक है, अगर ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 60 कितना आया है, 16, 15, 12, 27, 10, 37, 37, 7, 6, 13 होगा ना, 43 होगा ये, सॉरी 43, ठीक है ना, बटे 43। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर। क्लियर, कितना आ जाएगा, 240/43। 43 से भाग दीजिएगा तो करीब आएगा आपका 43 बचे 5 पॉइंट समथिंग, 5.58 के करीब करीब इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4, 5, 6, 10 का हरात्मक माध्य हो गया 4.58, 5.58। क्लियर है ये, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग तीनों फॉर्मूला को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए अगर 2 नंबर होता तो हार्मोनिक मीन को हम ऐसे लिख सकते थे, HM इक्वल टू 2AB A+B। ठीक है, 2 नंबर के लिए, 2 से ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, तो हमने 2 संख्याओं के लिए अरिथमेटिक मीन क्या लिखा था, ए लिखा था A+B/2। जियोमेट्रिक मीन क्या लिखा था स्क्वायर रूट AB। और हार्मोनिक मीन क्या लिखा था ये। तो ये 3 फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, बाकी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 2 नंबर के लिए। अब आप देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, हार्मोनिक मीन 2AB/A+B, A इक्वल टू A+B/2 और G इक्वल टू √AB। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा शुरू से कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, माध्य का, माध्यिका का और मोड का। ये क्या है, औसत वैल्यू है, ये क्या है, बीच की वैल्यू है, ये क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली वैल्यू। माध्य में आएंगे तो समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य, और हमने इसे डिफाइन भी किया और 2 नंबर के लिए फॉर्मूला लिखा। अब आते हैं हमारे सवाल में जो इस बार नेट में आया था। अब देखिए कितना आसान है इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और यही हमारा लक्ष्य था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ये इस बात का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था, 2 संख्याएं क्या है, 2 संख्याएं क्या हैं जिनका योगात्मक माध्य, जिनका, देखिए योगात्मक लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यामितीय नहीं लिखा हुआ, योगात्मक माध्य बराबर 18 और हरात्मक माध्य 16 है। ये 2 संख्याएं बतानी है आप, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन है उसमें दिया हुआ था 20 और 16, पहला। दूसरा दिया हुआ था 30 और 6, 30 और 6। तीसरा दिया हुआ था 24 और 12, और चौथा दिया हुआ था डी 22 और 14। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या क्या है हमारे पास है, योगात्मक माध्य। योगात्मक माध्य मतलब ये जो है ना, किसको लिखा है हमारा, हमने शुरू में कहा था योगात्मक माध्य या समांतर माध्य को योगात्मक माध्य भी कभी कभी लिख देता है, ठीक है। ज्यामितीय माध्य को कभी कभी गुणोत्तर माध्य भी, और हरात्मक माध्य को, तो चलिए वो हरात्मक माध्य लिखेगा, उसका ज्यादा पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक ही है, हार्मोनिक, जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक। ठीक है, इसलिए अगर कंफ्यूजन हो तो एग्जाम वाले पेपर में आप हिंदी इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। अब हमने फॉर्मूला क्या डेवलप किया था, 3, HM इक्वल टू
लिखा था HM इक्वल टू, यहाँ लिखे हैं अभी फॉर्मूला, 2AB 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है। और एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, जो हमारे योगात्मक माध्य है, A प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। अब इन्हीं को लेके हमें सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ है वो दो संख्याएं क्या है, आपको वो दो संख्याएं निकालनी है जिनका योगात्मक माध्य 18 है। तो अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चले तो योगात्मक माध्य तो दिया हुआ है, वह 18 है, ठीक है, बराबर ए और बी हमें पता ही नहीं, तो ए प्लस बी कैसे पता होगा, और नीचे 2 है। लेकिन आपको इससे एक चीज मिल जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 18 गुणा 2 मतलब 36, मतलब ए प्लस बी का मान यहां से आपको मिल गया, वो क्या है यहाँ पे 36 है, ठीक है। अब इसे लेके हम आएंगे हार्मोनिक मीन में। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हार्मोनिक मीन इक्वल टू हरात्मक माध्य में, हरात्मक माध्य दिया हुआ है कितना है 16 है, तो आप यहाँ लिखिए 16, 16 इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे आप 2AB, ए और बी आपको पता नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना ए प्लस बी, ये आपको पता है, अभी आपने निकाला था, ए प्लस बी क्या है 36, तो नीचे आप 36 लिख सकते हैं। अब इसे गुणा करिए, 2AB इक्वल टू 16 छक 96 के 6, यहाँ पे 9, 16 9 32 48, 40 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, कितना आ रहा है आपका 576, 57। ए बी क्या आएगा, ए बी इक्वल टू 576 अपॉन 2, दो से अगर इसे काटते हैं, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 1 2 अठे 16 88, मतलब इससे आया ए गुणा बी, इसका मतलब ए गुणा बी, इसका मान आना चाहिए 200, 288, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इन्हें गुणा करिए, 16 और 20 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 16, ये तो 320 आ रहा, 288 तो नहीं आ रहा, हमें 288 चाहिए था ना। अगर इसे आप गुणा करेंगे 30 गुणा 6, ये क्या आएगा 180, इसे गुणा करेंगे तो ये कुछ और आएगा, लेकिन जब इसे इसे गुणा करिए 14, 14 गुना 28 के 8, हाथ में 2, 14 गुना 28 गुना 30, 318, इसे गुणा करिए 12 चौके 48 के 8, हाथ में 4, 12 24 4 28, मतलब ये जो सी वाला है, ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें गुना करने पे क्या आ रहा है 288, जो कि हमें यहाँ चाहिए था, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान कब हुआ, जब आपने पूरे बेसिक से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचे। अगर आप अपना धैर्य खो देंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और अभ्यास करते रहना पड़ेगा। हमारे जो लेक्चर्स आएंगे वो एकदम क्रमशः आएंगे किसी क्रम में, तो आप एक भी मिस करेंगे तो मैथमेटिक्स में आगे दिक्कत हो, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल चीजें होती तो चलता, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलेगा, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सो दैट बाकियों को भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।